हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की बिजनेस स्टडीज। हमारा चैप्टर कंटिन्यू चल रहा है कंज्यूमर प्रोटेक्शन का। तो इस चैप्टर का हमारा ये वीडियो नंबर 6 है। पीछे वाली 5 वीडियोस में हमने क्या क्या डिस्कस किया है वो सब आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उन वीडियोस के लिंक भी आपको अवेलेबल है। तो अब हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं लीगल प्रोटेक्शन टू कंज्यूमर्स। हम इसमें 10 एक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन को लेकर कौन कौन से लीगल प्रोटेक्शन अवेलेबल है वो सारी बातें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो बना हुआ है वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की स्थापना क्यों की गई थी? कंज्यूमर्स के साथ कहीं ना कहीं शोषण तो होता ही है। मिलावट वाली चीजें मिलना, अपूर्ण सेवाएं, सर्विस किसने पूरी देने की बात की, सर्विस पूरी नहीं मिली। फॉर एग्जांपल मान लो आपको कहा गया था आफ्टर सेल सर्विस देंगे, प्रोडक्ट सेल कर दिया, उसके बाद आपका प्रोडक्ट मान लो खराब हुआ, कंपनी ने उसको ठीक नहीं करके दिया। इसको बोलते हैं अपूर्ण सेवाएं। सेवाएं सर्विसेज कंप्लीट नहीं की। डिफेक्टिव प्रोडक्ट दे देना, प्रोडक्ट में मिलावट करके दे देना, प्राइस ज्यादा ले लेना, मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग जिससे आप धोखे में आकर प्रोडक्ट को खरीद लेते हो। तो इन सभी से कस्टमर की सुरक्षा हो, इसके लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 की स्थापना की गई थी। तो इस एक्ट का काम क्या है? कस्टमर्स को सुरक्षा देता है, अधिकारों से अवगत कराता है, कस्टमर्स अपने अधिकारों का प्रयोग करते रहें। तो अधिकारों का प्रयोग करने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर थ्री टायर जुडिशरी, थ्री टायर मशीनरी की भी स्थापना की गई है। इसके अंदर कस्टमर अपने अधिकारों के लिए डिस्ट्रिक्ट फॉर्म, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन के अंदर जा सकता है। प्लस कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल की भी स्थापना की गई है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल क्या करती है? कंज्यूमर को प्रोटेक्शन दिलाने के लिए उनके फेवर में बात करती है, प्लस कंज्यूमर्स को एजुकेशन देने का काम करती है ताकि उनको अपने राइट्स का ज्ञान हो, अपने अधिकारों का उन्हें पता हो और अपने अधिकारों का एक कस्टमर सही प्रयोग करता रहे। तो डेफिनेटली जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है बहुत ही पावरफुल है ये, जिसके अंडर में आप अपने अधिकारों को जान सकते हैं। अगर हमारे साथ कहीं पर गड़बड़ होती है तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग आप बिजनेस पर केस भी कर सकते हो। तो इसके लिए आप स्टेट फॉर्म, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन और डिस्ट्रिक्ट फॉर्म की भी हेल्प ले सकते हो। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1982। ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है? हम जब भी किसी पर्सन से कोई लीगली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, काम को करने का अनुबंध करते हैं, तो उस अनुबंध के ऊपर, उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ये एक्ट अपने आप ही अप्लाई हो जाता है। इस एक्ट के अंदर साफ साफ वो सब बातें लिखी हुई हैं जो कॉन्ट्रैक्ट करने वाले पार्टीज के राइट्स के बारे में बताती है। मान लो दो लोगों ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया, दो पार्टीज है मान लो ए और बी, तो दोनों के क्या राइट्स हैं, दोनों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। अगर इन दोनों में से भी कोई गड़बड़ करता है तो दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट क्या कर सकते हैं। प्लस इस एक्ट के अंदर वो सारी कंडीशंस भी लिखी हुई हैं कि अगर एक पार्टी दूसरे पार्टी के अगेंस्ट कुछ गड़बड़ करती है या कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करती है तो दूसरे वाली पार्टी को क्या अधिकार है, दूसरे वाली पार्टी को कैसे सुरक्षा मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल ए और बी दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट किया, ए ने कोई कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना है, कंडीशंस अप्लाई थी, ए ने कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया, तो इस एक्ट के अंदर लिखा हुआ है कि बी को सुरक्षा कैसे मिलेगी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। इस एक्ट के अंडर में ये बातें लिखी हुई हैं कि एक बायर को प्रोटेक्शन कैसे मिल सकती है अगर खरीदने वाले ने सेल की कंडीशंस के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को सेल नहीं किया। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि इस प्रोडक्ट के अंदर ऐसी ऐसी क्वालिटीज हैं, ये सब है, पर मैंने आपको प्रोडक्ट सेल कर दिया। प्रोडक्ट सेल करने के बाद आपको पता चला कि उस गुड्स में, उस प्रोडक्ट में ऐसी क्वालिटीज है ही नहीं। तो ये एक्ट बताता है कि गुड्स अगर हम परचेज करते हैं वो उस अकॉर्डिंग नहीं है जिस अकॉर्डिंग उसको सेल किया गया था। तो एक बायर को, खरीदने वाले को सुरक्षा कैसे मिलेगी। नेक्स्ट है द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955। इस अधिनियम के अंडर में, इस एक्ट के अंडर में कुछ स्पेशल बातें लिखी गई हैं। इनका एम क्या है, इसका टारगेट क्या है? कंट्रोल अवर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन पे कंट्रोल करना,
सप्लाई पे कंट्रोल करना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज, इस पर कंट्रोल करना कि सही जगह पर सही सप्लाई होती रहे, डिस्ट्रीब्यूशन होता रहे। कंट्रोल ओवर प्राइस, कभी कभी कुछ कंपनीज क्या करती है, लगातार प्राइसेस को इंक्रीज करती रहती है, तो ये एक्ट क्या करता है, कंट्रोल करता है। कुछ अनसोशल एक्टिविटीज होती हैं जैसे ब्लैक मार्केटिंग करना, होर्डिंग ऑफ गुड्स, बनावटी कमी पैदा करना, इस पर कंट्रोल करने का काम है इस एक्ट का। अब होर्डिंग ऑफ गुड्स क्या होता है, ये टॉपिक हमने पीछे वाली वीडियोस में एक दो बार डिस्कस कर लिया है, तो पीछे वाली वीडियोस में आप अच्छे से समझ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ब्रैकेट में लिखा हुआ है ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट 1937। इस एक्ट के अंडर में यह लिखा हुआ है कि एग्रीकल्चर की जो भी गुड्स हैं उनकी क्वालिटीज क्या होगी, क्वालिटीज के अकॉर्डिंग हमको उनको कैसे कैसे अलग अलग कैटेगराइज करना है। कैटेगराइज करने के लिए फिर उनको कुछ स्पेशल सिंबल भी दिए गए हैं। मान लो एग्रीकल्चर की मान लो 10 गुड्स हैं, अलग अलग है, अलग अलग क्वालिटीज हैं, तो हर क्वालिटीज की गुड्स पर उनके अकॉर्डिंग ही सिंबल लगा होता है। सिंबल हमने सबको अलग अलग दिए हैं ताकि हम प्रोडक्ट देखकर ही पहचान सकें कि इस प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है। तो स्पेशल प्रोविजंस भी कुछ दिए गए हैं इस एक्ट के अंडर में। कुछ स्पेशल गुणवत्ता को निर्धारित करने के लिए एक स्टैंडर्ड भी फिक्स किया गया है, एक स्पेशल मार्क भी दिया गया है जिसको बोला गया है एग मार्क, जिसको हम फुल फॉर्म में बोलते हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग। तो सिंपल सी बात है, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्ट है 1937, इसमें प्रोविजन है गुड्स की क्वालिटी को चेक करने का। एग्रीकल्चर की जो भी प्रोडक्शन होती है, प्रोडक्ट जो भी होता है उसकी क्वालिटी को चेक करने के प्रोविजन है। क्वालिटी वाइज प्रोडक्ट को हम कैटेगराइज करते हैं, कैटेगरी के अकॉर्डिंग हम उनके ऊपर स्पेशल सिंबल लगाते हैं ताकि प्रोडक्ट को पहचाना जा सके, और कुछ स्पेशल स्टैंडर्ड फिक्स करने के अकॉर्डिंग एक AGMAR के मतलब एग्रीकल्चर मार्केटिंग का भी एक सिंबल दिया गया है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है द प्रिवेंशन ऑफ द फूड अडल्ट्रेशन एक्ट 1954। मान लीजिए आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट अवेलेबल हो गया जिसमें मिलावट है, तो आपको संरक्षण कैसे मिलेगा, आपको प्रोटेक्शन कैसे मिलेगी, इन सारी बातों के प्रोविजन इस एक्ट के अंडर में दिए हुए हैं। नेक्स्ट है हमारा द स्टैंडर्ड्स ऑफ द वेट्स एंड मेजर एक्ट 1976। मान लीजिए हमको कहीं पर कोई ऐसा प्रोडक्ट मिलता है जिसमें वेट उसके अकॉर्डिंग नहीं है, कम माप कर या कम तोल कर कोई प्रोडक्ट दिया गया, तो हमें क्या करना है, उसके अगेंस्ट आवाज उठानी है, उससे रिलेटेड प्रोविजन, उससे रिलेटेड बातें इस एक्ट के अंडर में दी हुई हैं। नेक्स्ट है हमारा द ट्रेडमार्क एक्ट 1999। मतलब अगर कोई भी कंपनी या कोई मैन्युफैक्चरर ट्रेडमार्क का गलत उपयोग करता है, किसी कस्टमर को, किसी कंज्यूमर को अगर इसकी वजह से नुकसान हो जाता है, तो कस्टमर को कैसे प्रोटेक्शन दी जाए, इससे रिलेटेड प्रोविजन इस एक्ट के अंडर में दिए गए हैं। ट्रेडमार्क एक्ट 1999 से पहले इसकी जगह पर यह बना हुआ था, पर इसको अभी रिप्लेस कर दिया गया है, इसकी जगह पर द ट्रेडमार्क एक्ट 1999 आ गया है। नेक्स्ट है हमारा द कंपटीशन एक्ट 2002। पहले था मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969, पर इसको रिप्लेस कर दिया गया है, अब आ गया है कंपटीशन एक्ट 2002। इसके अंडर में क्या है, दिस एक्ट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द कंज्यूमर अगेंस्ट द एक्टिविटीज हिंडरिंग कंपटीशन बाय बिजनेसमैन इन द मार्केट। कभी कभी बिजनेसमैन क्या करते हैं, बाजार प्रतियोगिता में बाधा डालने वाली कुछ एक्टिविटीज करते हैं, उन एक्टिविटीज की वजह से कस्टमर को नुकसान होता है, तो कस्टमर्स को प्रोटेक्शन देनी बहुत जरूरी होती है। तो कस्टमर्स को प्रोटेक्शन देने से रिलेटेड प्रोविजन इस एक्ट के अंडर में दिए गए हैं। नेक्स्ट है हमारा द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट 1986। ये एक्ट क्या करता है, गुड्स की क्वालिटीज के स्टैंडर्ड फिक्स करता है, स्टैंडर्ड वाइज प्रोडक्ट को कैटेगराइज करता है, उन्हें ISI का मार्क देता है। जो प्रोडक्ट हाई क्वालिटी का होता है डेफिनेटली उसको ISI का मार्क दिया जाता है। किसी प्रोडक्ट के ऊपर अगर ISI का मार्का लगा हुआ है तो मतलब वो प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का है। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपके साथ धोखा हुआ है ISI के मार्का लगा होने के बावजूद भी, तो आप उस कंपनी के अगेंस्ट, उस प्रोडक्ट के अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हो। इसके लिए ये एक्ट आपको आपसे कंप्लेन आपकी सुनता है, इसके लिए एक अलग से स्पेशल ग्रीवेंस सेल भी बनाई गई है जिसमें आपको संरक्षण प्रदान किया जाता है, आपको प्रोटेक्ट किया जाता है, आपकी कंप्लेंट्स को सुना जाता है। तो ISI मार्क देना BIS स्कीम के अंडर में,
प्लस इस एक्ट के अंडर में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड को भी स्थापित किया गया है। तो इस टॉपिक के साथ ही हमारा ये वीडियो का जो टॉपिक था लीगल प्रोटेक्शन टू कंज्यूमर्स कंप्लीट हो चुका है। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे।